हाँ, तो चलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इससे पहले कहाँ तो आज शुरू करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ना शुरू। तो हम लोग यहाँ पे कल देख चुके थे। हेंस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। ये सब कल हम लोग देख चुके थे। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। Perhaps the most obvious and the technically complicated features of all living organism is ability to sense their surrounding and environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical and biological। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कि लिविंग जो है ना, जितना भी लिविंग है उसको जो है ना इन्वायरमेंट को सेंस करने का एबिलिटी होता है। लिविंग में इन्वायरमेंट को सेंस करने का होता है, और वो सेंस जो है तीन प्रकार से हम लोग मतलब लिविंग बींग्स जो है, लिविंग थिंग्स जो है उसको सेंस कर सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू दी आवर सेंस और ऑर्गन। हम लोग जो सेंस करते हैं ना, हम लोग जो सेंस करते हैं सेंस ऑर्गन से करते हैं। ठीक है। प्लांट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स। तो प्लांट्स जो होता है वो क्या करता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सब जो है एक्सटर्नल होता है, इससे वो सेंस करता है, पोल्यूटेंट से करता है। ठीक है, ये प्लांट सब करता है। etc all organism from the prokaryotes and most of the complex eukaryotes can sense and response to environment clues। मतलब जितना भी प्रोक्रियोट्स है, यूकेरियोट्स है, जितना भी है, ये सब जो है ना इन्वायरमेंट को अच्छे प्रकार से सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देते हैं। मान लो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, उस टेम्परेचर से वो अडॉप्ट करेगा। जो देखो, जो चीज़ पृथ्वी पे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब इन्वायरमेंट को नहीं झेल पाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है लिविंग थिंग्स जो होगा वो पहले इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, उसके अनुसार रिस्पॉन्ड देगा, वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ, मतलब कि यहाँ पे ये टॉलरेंस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मान लो कोई मंकी है कोई, जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ है। ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, तो एकाएक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ से वो निकल लेगा। ठीक है। मतलब एक जगह पे वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अपने आप को एडप्ट करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। समझा गया? हाँ, तो क्या ये ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूकेरियोट, प्रोकैरियोट्स, कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट्स, दिस सेंस द रिस्पॉन्ड एंड एनवायरमेंटल क्लूज। ठीक है, देख लिए ये। हाँ, फोटो पीरियड आर दी रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। हाँ देखो, फोटो पीरियड ये सब जो है ना, ये सब सीजनल ब्रीडिंग के थ्रू आता है। ठीक ना। तो फोटो पीरियड मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट को कितना देर तक ले सकता है। ठीक ना। ये फोटो पीरियड आर इट्स रिस्पॉन्ड इन सीजनल ब्रीडर। जितना भी सीजनल ब्रीडर है ये फोटो पीरियड के अनुसार वो रिस्पॉन्ड करता है। बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है ये केमिकल जो इंटर होता है बॉडी में, तो वो उसको हैंडल करता है, रिस्पॉन्ड देता है। मतलब केमिकल को भी इंटर होता है तो बॉडी में। ऑल द ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसीलिए जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अवेयर होता है इस बात के लिए कि कौन सा केमिकल इन बॉडी में इंटर हो रहा है। जैसे कि कोई प्लांट है
कोई भी उसमें केमिकल डालते हैं या फिर कुछ भी डालते हैं तो वो उसके थ्रू रिस्पॉन्ड देना लगता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग में कोई चीज़ का इंजेक्शन लेंगे तो हम लोग उसके अनुसार रिस्पॉन्ड देंगे। तो वही है मेन चीज़, मतलब कि कोई भी केमिकल अंदर जा रही है बॉडी के अंदर, तो ठीक है ना, समझ आ गया। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन ही एक ऐसा है जो अपने से, मतलब वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अवेयर रहता है। हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब कि इस है सेल्फ कॉन्शियसनेस है हम लोग में कि ये क्या है, मतलब कि हम लोग को पता होता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस देयर फॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस देयर फॉर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ गया है। when it come human beings, ठीक है, बोल रहा है जब ये ह्यूमन बीइंग, इट इज़ ऑल मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन लिविंग स्टेट। देखो जब ये सिचुएशन ह्यूमन बीइंग में आता है तो ये इसको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं कैसे होता है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लेइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय द मशीन विच दी रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। देखो मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई पेशेंट है वो कोमा में है, कोमा समझ रहे हो ना, बस उसका ब्रेन सेल ठो जिंदा रहता है, मतलब हाँ, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म उसका चलते रहता है बॉडी में, ठीक ना। तो कोई कोई पेशेंट है, कोई कोमा में है, मतलब पेशेंट कोमा में है, उसका लंग्स जो और हार्ट जो है वो मशीन के थ्रू वो चल रहा है, ठीक है। जब मशीन के थ्रू चल रहा है, दी पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, मतलब पेशेंट का जो है ना, मान लो उसका ब्रेन डेड हो गया। दिस पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब इसका ब्रेन डेड हो जाएगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, कितना भी हम लोग चिल्ला ले वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक ना। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक नॉर्मल लाइफ, ऐसे पेशेंट जो है कभी नॉर्मल लाइफ नहीं होगा, लिविंग और नॉन लिविंग। तो मतलब ये तो लिविंग होना चाहिए, लिविंग होगा क्योंकि उसके बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म का तो काम चल रहा है ना। तो जब मेटाबॉलिज्म का काम चल रहा है तो लिविंग होगा, ठीक है। इन हायर क्लास यू विल कम टू नो दी ऑल लिविंग फिनोमेना ड्यू टू दी अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि फिनोमेना ऑफ अंडर इंट्रैक्शन, मतलब कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एक सेल एक टिश्यू से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब चीज़ आगे हम लोग पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या है properties of tissue are not present on constituent cell but arise from result of interaction of among their constituents। देखो टिश्यू का जो प्रॉपर्टीज है वो सेल से, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक सेल है उसका कोई भी प्रॉपर्टीज टिश्यू में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे टिश्यू बन गया, टिश्यू सेल से बना, ग्रुप ऑफ सेल मिलके वो टिश्यू बनाता है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा, मतलब कि छोटा जब मॉलिक्यूल बनता है, जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल है वो जब एक जगह होगा तो सेल बनेगा, सेल के अंदर बहुत सारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर वो जब फंक्शन करेगा फिर उसका ग्रुप मिलेगा तो फिर टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू फिर बनेगा क्या, ऑर्गन बनेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बना लेगा क्या, ऑर्गन सिस्टम सब मिलके बॉडी बना लेगा। तो वही है कि पहले छोटे से ऊपर जाते हैं, समझ आ गया। तो मतलब ये बोल रहा है जितना भी सेल है पहले इंट्रैक्शन होगा, फिर जाके आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट सेल इंट्रैक्शन करेगा, फिर आगे वो अराइज करेगा, समझ आ गया। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट, मतलब बोल रहा है सेल का जो प्रॉपर्टीज है उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका कुछ और ही प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो सेल के जो होता है वो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेली बट अराइज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ अमंग द मॉलिकुलर कंपोनेंट्स
कंपेयरिंग द ऑर्गेनली, मतलब बोल रहा है जब बहुत सारा मॉलिक्यूल सब बनता है तब जाके एक सेल का निर्माण होता है और सेल का अलग काम होता है। जब बहुत सारा सेल मिलेगा तो फिर मतलब सेल में देखो जैसे एक सेल हुआ, ठीक ना, एक सेल में बहुत सारा उसका ऑर्गेनली होता है। देखो मान लो कहाँ पेन चलना यार, हाँ, मान लो ये सेल है तो सेल के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनली है, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये कोई प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है, एसईआर है, सब है इसमें, साइटोप्लाज्म है, सब मिल के जो है इसको सपोर्ट किया, फिर जाके ये सेल आगे चल के नया डेवलप करे या फिर आगे चल के ग्रुप बना के फिर टिश्यू बनाएगा। समझ आ गया? हाँ, तो वही है ऑर्गेनली। हाँ, दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट क्या है दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इमरजेंट प्रॉपर्टी एट द हाई लेवल, मतलब बोल रहा है कि दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इन द इमरजेंट प्रॉपर्टी एट द हाई लेवल, यही सब इंट्रैक्शन आगे चल के हाई लेवल पे जाता है, मतलब कि नया ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया कॉम्प्लेक्सिटी ये सब जाके आगे चल के बनाता है, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस phenomenon इज ट्रू इन द hierarchy of organization and complexity एट ऑल लेवल, यही सब चीज़ जाके बॉडी का ये कम्प्लेक्सिटी को प्रूव करता है। देयरफॉर वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये सब चीज़ को सेल्फ रेप्लिकेटिंग समझ आ गया। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेशन इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली, यही चीज़ है कि ये जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग करने लगा और सेल्फ रेगुलेटिंग करने लगा, सेल्फ रेगुलेटिंग सब समझ गए ना, ये सब इंटरेक्टिव सिस्टम है, ये सब रिस्पॉन्ड करने लगा है, मतलब क्या चीज़ को, एक्सटर्नल स्टिमुली को, मतलब जब भी स्टिमुली आएगा तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा। समझ आ गया? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो हम लोग जानते हैं बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ अर्थ है, लाइफ का जो अर्थ पे जो हमारा लाइफ है उसका स्टोरी है, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जब से अर्थ पे लिविंग बींग्स का या लिविंग थिंग्स का और ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्व हुआ है, बायोलॉजी उसी का एक स्टोरी है। हम लोग पहले भी इसको सुन चुके हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेयरिंग एंड डिग्री। देखो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना इस अर्थ पे, सबका ओरिजिन समझ रहा ना, जब से वो बना है ना सबका ओरिजिन सेम है, पास्ट में, हाँ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट, मतलब कि पास्ट में चले जाओ, फ्यूचर में चले जाओ, फ्यूचर में जो बनेगा या फिर पास्ट में जो है, पास्ट में जो था या प्रेजेंट में जो है, सबका जो है ये जो है लिंक एक दूसरे से शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। समझ आ गया ना, एक ही कॉमन है बट वेयरिंग डिग्री, मतलब थोड़ा थोड़ा बाद में ये आके वेरी करेगा, वेरी करने से ही एवोल्यूशन आता है, हम लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जब वेयरिंग होगा तो वही होगा। हाँ, अब हम लोग आते हैं इस पे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इफ यू look around you will see the large variety of living organism but be it potted plant, insect, bird, your pets, other animal and plant। देखो हम लोग जितना भी आसपास देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत बड़ा वैरायटी देखते हैं, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैरायटी देखते हैं, किसका वैरायटी देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैरायटी देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी देखते हैं, जैसे कि पोटेड प्लांट, गमला में प्लांट लगा हुआ है, बहुत सारा इंसेक्ट है, बर्ड है, हमारे पेट्स हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सारी चीज़ इसमें आ जाता है, जितना सारा हम लोग जितना भी देखते हैं
ये क्या है, हम लोग जो देखते हैं उसको, ये सब क्या है, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देयरफॉर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी योर नेक्ड आई बट दे आर दे आर स्टिल अराउंड अस ऑफ यू। ठीक है, अराउंड ऑफ यू यू देखो, जिसको हम लोग देख लिए वो तो देख लिए, प्लांट था, एनिमल था, इंसेक्ट था, पोटेड प्लांट था, मतलब वही गमला में जो होता है पेड़ पौधे सब, समझ आ गया। अब जो बात दूसरा है, इसके अलावा भी हम लोग के आसपास में बहुत सारा होता है ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब विदाउट कोई डिवाइस का हम नहीं देख पाते, जैसे कि कोई लेंस ले लो तब हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आई से देखना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मंडराते रहते हैं। जैसे कि हम अभी सांस ले रहे थे, इसमें बहुत वायरस बैक्टीरिया सब जा रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होगा हमारे फेस पे। जब हम अपने फेस पे देखेंगे ना, बहुत सारा माइट्स अवेलेबल होता है वहाँ पे, स्किन माइट्स बोलते हैं वो सब चीज़ को। एक्चुअली वो लोग मतलब जो हम लोग अराउंड में देखते हैं, जो नेक्ड आई से नहीं दिखा देता है, हो सकता है वो हम लोग को मतलब हार्मफुल भी हो और हार्मफुल ना भी हो। ठीक है ना, लेकिन लिविंग होता है हमारे आसपास में। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया यू मेक ऑब्जर्वेशन इन लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड बी इंक्रीज। देखो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें हम लोग देखें कि कितना इसमें डाइवर्सिटी है, मतलब कितना लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जितना मिला, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका एरिया बढ़ा देंगे। जैसे ही एरिया हम बढ़ाएंगे ना, तो इसमें भी मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि जितना भी हम एरिया उसको बढ़ाते जाएंगे ना, उस प्रकार से हम लोग को डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। जितना हम लोग आगे देखेंगे उतना ये लार्ज होते जाएगा। समझ आ गया? हाँ, इन्हें जो हम एक ही जगह थोड़ा पे देख लिए, मान लो अर्थ पे हम कोई एक पोर्शन पे गए, हम वहाँ पे स्टडी कर लिए, हाँ चलो फलना फलना फलना, मतलब इतना प्लांट है, इतना एनिमल है, इस टाइप का है, बस हो गया। बस वहीं पे हम देखें, लेकिन उसको हम जितना भी अर्थ के चारों साइड जाएंगे, चारों तरफ जाएंगे, तो हमको अलग अलग प्रकार का मिलता ही जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट यू विल बी इंक्रीज। मतलब जितना भी हम उसका एरिया बढ़ाते जाएंगे, अपना एब्जॉर्बेशन का एरिया बढ़ाते जाएंगे, तो इंक्रीज ऑफ होते जाएगा, और इंक्रीज ऑफ द नंबर एंड नंबर, वैरायटी ऑफ नंबर होते जाएगा इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर विजिट द डेंस फॉरेस्ट, हाँ वही बात है, ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर विजिट द डेंस फॉरेस्ट यू विल प्रोबेबली सी द मच ग्रेटर नंबर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। वही बोल रहा, अगर हम लोग जो है ना डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे प्लांट हो, एनिमल्स हो, बहुत सारा चीज़, मतलब लिविंग बींग्स वहाँ पे प्रेजेंट हो, बहुत बहुत होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब का मतलब नंबर बढ़ जाएगा, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म डेट यू विल सी। हम लोग अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल को वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट एज दी स्पीसीज, मतलब जितना भी हम लोग अलग अलग प्रकार के वहाँ पे एनिमल्स प्लांट सब देखे, उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। समझ आ गया? स्पीसीज किसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ जो प्लांट और एनिमल है सबको अलग अलग काइंड का है, उसको स्पीसीज बोलेंगे। ठीक ना, दी दी the number of species that are known as describe range between 1.7 to 1.8 million। देखो, जितना the number of species that known describe that known, देखो पृथ्वी पे अभी तक में डिस्क्राइब रेंज हुआ है कितना, 1.7 से 1.8 मिलियन। इतना लिविंग को हम लोग, मतलब हमारे साइंटिस्ट जो है डिस्क्राइब किया है। समझ आ गया? दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। देखो 1.7 और 1.8 के बीच इतना में हमारे पृथ्वी पे इतना जो है, इतना नंबर में बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। समझ आ गया? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये डाटा बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। वी शुड रिमेंबर
we should remember here that as we explore new area, हम लोग को जो है, हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि we explore new area and even old one, new organization are continuously being identified. देखो हम लोग जो है नया एरिया में भी जा सकते हैं और पुराने एरिया में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हमको ऑर्गेनिज्म जो है, नया ऑर्गेनिज्म जो है कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करते जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि एक एरिया में हम देख लिए यहाँ पे बस इतना ही प्लांट स्पीसीज और नया नया प्लांट और नया एनिमल है और इतना ही है, ऐसा बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चेंजेज आ सकता है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली होते आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, हमेशा आते ही रहेगा, ये समझ आ गया। क्योंकि देखो एवोल्यूशन अभी तक रुका नहीं है। ऐसा बहुत सारा प्लांट है, जो एनिमल है, जो अभी तक हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास में है, होता है। जैसे कि कोई नया नया जगह गए हम, वहाँ पे मिल गया, ठीक है। जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारा प्रकार के प्लांट मिलेंगे। अभी उसका पूरा स्टडी हुआ ही नहीं है, बहुत बाकी है। एज स्टेटेड अर्लियर दी मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, देखा इसमें मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल होते हैं, ठीक है। वी नो प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम, हम लोग जानते हैं कि जितना भी प्लांट और एनिमल है ना, हम लोग उसके लोकल नेम से जानते हैं। अब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अभी तक तो वैसे चल रहा था, अब मज़ा आएगा इधर। तो जितना भी प्लांट और एनिमल है आसपास, हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑन एरिया बाय लोकल नेम, उस एरिया के अनुसार हम लोग लोकल नेम से जानते हैं। मान लो ये झींगा हम लोग बिहार साइड में झींगा बोलते हैं, उसी को थोड़ा बाहर चले जाओ तो नेनुआ बोलते हैं, उसी को कहीं और चल जाओ तो अलग अलग। मान लो भिंडी है, तो भिंडी का राजस्थान में कुछ और बोलता होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ और बोलता होगा, आसाम साइड में कुछ और बोलता होगा। तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी प्लांट और एनिमल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकल नेम से जानते हैं। अभी तक में हम लोग लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वही बात है, ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। इवन विद इन कंट्री, इवन विद इन कंट्री में भी वो देखो, जैसे कि यहाँ पे बंदर है तो कजाकिस्तान हो गया, फिर रसिया हो गया, कोई भी दूसरा कंट्री में जाएंगे तो इसको कुछ और नाम से बुलाएंगे, ठीक है। वही बोल रहा है, प्लेस टू प्लेस विद इन कंट्री टू कंट्री भी ये क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया। प्रॉब्ली यू विल रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन, इसीलिए इंसान को कन्फ्यूजन हो सकता है ये क्या बोल रहा है, ठीक है। यू विल क्रिएट वी डिड नॉट फाइंड वे टू मीन्स दैट ईच अदर, मतलब प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन वुड यू क्रिएट द इफ डिड नॉट फाइंड वे मीन्स टॉक ईच अदर, इट रेफर टू ऑर्गेनिज्म आर टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, तो मान लो हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, उसको पता नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट इसका रूल निकाला है, जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। दीज 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 इज नीड टू स्टैंडर्डाइज दीज इज नीड टू स्टैंडर्डाइज दी naming of living organism such as particular organism is known by the same name all over the world, this process called nomen, इसीलिए nomenclature का टर्म आया है। nomenclature का टर्म होता है एक स्टैंडर्ड नेमिंग देना, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नाम देना ताकि वो पूरा वर्ल्ड में चले। समझ आ गया ना। चाहे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम, चाहे वो सेम नेम से क्यों नहीं जाने। मान लो यहाँ पे हम आम बोलते हैं, दूसरे कंट्री में भी आम बोलते हैं, ठीक ना, उससे हमको मतलब नहीं है, फिर भी इसका एक नाम होगा, स्टैंडर्ड नाम होगा जो पूरा वर्ल्ड में वैलिड होगा, ठीक है। उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। These needed to standard the naming of the living organism such as particular organism known by the same name all over the world, मतलब कि इसीलिए ये सेम नाम होना चाहिए। क्या मतलब, जो एक नाम हम उसका रखें वही नाम हर एक जगह होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं।
ऑब्वियसली nomenclature और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल। नोमेनक्लेचर, हाँ कहाँ थे? Obviously, nomenclature or naming obviously possible when the organism is described correctly. We know the organism name and attached to do. हाँ, nomenclature or naming is only possible when the organism described correctly. We know organism name attached. हाँ, तो जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, जब हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे तो उसी के अनुसार हम लोग उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब वही होता है आइडेंटिफिकेशन, किसी का नाम देना या उसके कैरेक्टर को जानना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानना, वही है आइडेंटिफिकेशन। उसी को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन करना। जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है तो प्लांट किंगडम है तो थैलोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा, पेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होगा। ये सब क्या होगा? ये प्लांट का कैरेक्टर होगा। इसके अनुसार से हम पता कर पाएंगे कौन सा थैलोफाइटा के अंदर आता है, कौन सा ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, कौन सा पेट्रोफाइटा का अंदर आता है। ये सब हम लोग 9th में पढ़े हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसको आइडेंटिफाई करना हो गया। ठीक है ना, समझ आ गया? नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर procedure to assign scientific name of each organism। इसीलिए साइंटिस्ट क्या किया है कि असाइन किया है साइंटिफिक नेम, उसको साइंटिफिक नेम बोलेंगे आगे चल के। साइंटिफिक नेम ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही से जो भी नाम होगा वो होगा। इट इज़ द एक्सेप्ट टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है, ये नाम जो होगा साइंटिफिक नाम एक्सेप्टेबल होगा। ये सब बायोलॉजिस्ट क्या करेगा? एक्सेप्टेबल करेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जितना भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जो बायोलॉजिस्ट होगा सब उसको एक्सेप्ट करेगा उस नाम को। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्री प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। कोई भी प्लांट है उसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होगा, उसकी प्रिंसिपल्स क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है, उसके अनुसार से उसका नाम देता है। which is provided in इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये है, ये कहाँ पे प्रोवाइडेड होगा? ये ICBN में प्रोवाइडेड होगा। ये सारे क्राइटेरिया, नाम वगैरह, आइडेंटिफिकेशन सब यहाँ पे होगा। यहीं पे आइडेंटिफिकेशन होगा, यहीं से जारी होगा। ठीक है, हाँ, ये इसके अंडर में होगा। यू में आस्क हाउ द एनिमल नेम। तो प्लांट का तो हम लोग देख लिए, ICBN। देखो इसको ICBN जैसे भी आ गया तो बोटनिकल नोमेनक्लेचर हो गया। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू में आस्क हाउ द एनिमल नेम्ड। अब हम लोग पता करेंगे कि नाम एनिमल का कैसे रखेंगे, हम लोग एनिमल का नाम कैसे रखेंगे। ठीक है, तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंडर में उसको एनिमल का नाम रखते हैं। ठीक है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। मतलब साइंटिफिक नेम जो है वो क्या चीज़ को इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा जो कि पूरा वर्ल्ड में वैलिड होगा, पूरा बायोलॉजिस्ट उसको उसी नाम से जानेगा। समझ आ गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी एनेबल टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू पीपल इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में उसको उसी प्रकार से जाना जाएगा। मान लो कोई यहाँ पे प्लांट है, उस प्लांट पे हम लोग उसको उस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे जो साइंटिफिक नाम है। तो जो भी मान लो कोई देश दुनिया से आ रहा है, दूसरे विदेश से आ रहा है, अगर उसको साइंटिफिक नाम हम वहाँ पे लिखे हुए हैं तो वो उसको जान पाएगा। समझा ना? तो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम, द सेम ही नेम आएगा, पूरा सबको पता रहेगा। दे आल्सो इंश्योर दी सच नेम हैज़ नो बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। तो वही रहेगा, तो इसको इंश्योर भी करता है कि जो भी नाम है वो सिर्फ वही पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम के लिए उपयोग हुआ है और दूसरा चीज़ के लिए यूज नहीं हुआ है।
सुना गया। बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम। तो बायोलॉजिस्ट जितना भी है ना, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है साइंटिफिक नाम को, ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इसको एक्सेप्ट किया गया है। ईच नेम हैज ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स ऑफ द, देखो सब ये नेम जो है ना, इसको जो है ना दो कंपोनेंट्स में बांटा गया है, एक जेनरिक नेम और दूसरा साइंटिफिक एपिथेट, ठीक है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, द जेनरिक नेम एंड साइंटिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम with two components is called बायनोमिकल नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम जो है दो प्रकार प्रोवाइड कंपोनेंट प्रोवाइड किया है, जिसको बायनोमिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। ये जो नेमिंग सिस्टम है ना, कार्लस लिनियस दिया है। कार्लस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले कार्लस लिनियस ये इसको नाम दिया था और ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट was found inconvenient. Let us take example of mango understand way। देखो ये दो वर्ड्स फॉर्मेट दिया गया है, उसी के अनुसार इसको हम नाम रखते हैं। जैसे अभी हम नाम ले रहे हैं मैंगो का, तो हम लोग मैंगो के बारे में देखते हैं, ठीक है, मैंगो के बारे में देखते हैं, ठीक है, मैंगो के बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। तो हम लोग इसको जो है, जैसे मैंगो हो गया, तो मैंगो को हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नाम बेटर करने के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये मैंगो का साइंटिफिक नाम है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट बायनोमिकल नेम इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस। देखो मैंजीफेरा इंडिका है ना, तो मैंजीफेरा ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाइल जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइल इंडिका, ठीक है, इंडिका इज अ पार्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब ये जो इंडिका है ये पार्टिकुलर स्पीसीज है, पार्टिकुलर ये स्पीसीज है, और ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आज फॉलो। अब देखते हैं नीचे में उसका रूल। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक। देखो बायोलॉजिकल नेम जनरली किसे लेते हैं हम लोग, लैटिन वर्ड से लेते हैं, लैटिन में लेते हैं, और हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो वर्ड बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम जो होता है ना लैटिन में होता है, लेकिन रिटर्न करते हैं हम लोग इटालियन में लिखते हैं, ठीक है। दे आर लेटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम द लैटिन इरेस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। मतलब देखो लैटिन से मैक्सिमम चीज लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको लेटिनाइज करते हैं, लैटिन से ही लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। देखो अभी ऊपर देखे थे, पहला नाम जो होता है, पहला नाम क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पहला नाम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, ठीक है, जीनस को। सेकेंड कंपोनेंट डिनोट एज साइंटिफिक एपिथेट। सेकेंड जो है साइंटिफिक एपिथेट को करेगा, समझ आ गया। हाँ अभी देखे थे, तो ये पहला मैंजीफेरा इंडिका था, तो मैंजीफेरा ये क्या था, ये जीनस था, और इंडिका ये क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट था। तो बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम इज हैंड रिटन। मतलब हम लोग जब इसको हैंड रिटन करते हैं
बोथ वर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। ठीक है, तो जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, नीचे से ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, जब उसको हैंड रिटन होता है, और जब प्रिंटेड करते हैं तो उसको इंडिकेट करते हैं लैटिन ओरिजिन से। ठीक है, इंडिकेट बाय लैटिन ओरिजिन। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो जीनस जो भी होगा उसको कैपिटल लेटर से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे जीनस है, ये मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरा जैसे जीनस हुआ तो एम यहाँ पे कैपिटल से लिखा हुआ है। समझ में आ गया? कैपिटल लेटर में हम लोग जीनस का पहला वर्ड शुरू किए। ठीक है, while the specific epithet start with the small letter, स्पेसिफिक जो जैसे इंडिका ये सब है, तो ये इन आई जो है ये कैपिटल से आ गया, कैपिटल में नहीं स्मॉल में आ गया। कैपिटल में किस में आएगा? ये जीनस का पहला वर्ड आएगा। समझ आ गया? इट कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका में देखो एम जो है यहाँ पे, एम जो है कैपिटल है क्योंकि ये जीनस है। इंडिका में आई जो है स्मॉल है क्योंकि ये स्पेसिफिक एपिथेट है। समझ आ गया? नेम 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 ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द साइंटिफिक एपिथेट। देखो पहले तो हम लोग जीनस का नाम लिखे, उसके बाद साइंटिफिक, ये उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, स्पीसीज हो गया, उसके बाद में हम लोग साइंटिस्ट का भी नाम जोड़ सकते हैं। नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द साइंटिफिक एपिथेट। साइंटिफिक एपिथेट लिखने के बाद उसके बाद हम लोग उसका एंड में उसका नाम जोड़ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिटर्न इन एब्रीविएंट फॉर्म। जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन, मेंजीफेरा इंडिका लिन, लिन जो है ये साइंटिफिक, ये कोई साइंटिस्ट का है, ऑथर का नाम है। ठीक है, इट इंडिकेट द स्पीसीज वाज डिस्क्राइब बाय लिनियस। तो लिनियस को ही हम लिन लिखते हैं, LINN। तो ये जो मैंगो है इसका जो नाम दिया गया है साइंटिफिक जो नाम दिया गया लिनियस के द्वारा दिया है, फर्स्ट डिस्क्राइब किया है लिनियस, तो इसीलिए मेंजीफेरा इंडिका लिन हम लिखते हैं। समझ आ गया? Since it nearly possible to study all living organism, it is necessary to devise some means to make possible। तो बोल रहा है कि नियरली जितना भी इम्पॉसिबल स्टडी है ना, उसको ये सब लिखना पॉसिबल कराया गया है। समझ आ गया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यही प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समझ आ गया? मतलब एक वैरायटी, एक अरेंजमेंट जो है, इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक ना? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय द anything grouped into the convenient category based on the some easily observable character। मतलब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, ये इसको ग्रुप किया जाता है, कन्वीनियंट ग्रुप किया जाता है, कैटेगरीज पे बेस्ड होता है ये, जो इजीली कोई भी इंसान इसको एब्जॉर्व कर सकता है उसके कैरेक्टर को। समझ आ गया? कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल वी इजली रिकॉग्नाइज द ग्रुप एंड प्लांट एंड एनिमल और डॉग कैट्स इंसेक्ट। तो इस क्लासिफिकेशन से हम लोग डॉग कैट्स एनिमल, इस डॉग्स, इस सब कुछ को हम लोग इजली क्लासीफाई कर पाएंगे। समझ आ गया? हाँ। द मोमेंट वी यूज any these term we associate certain character with the origin group and image by use seen। देखो कोई भी चीज़ हम जब नाम लेते हैं तो उसका सर्टन हमारे दिमाग में इमेज बनने लगता है। व्हाट इमेज डू यू सी, व्हाट डू यू थिंक डॉग। जैसे हम लोग डॉग का नाम लिए, डॉग, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है? डॉग का ही इमेज बनता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जब हम डॉग का हम नाम लेते हैं तो कैट का इमेज बन जाता, नहीं होता है। ठीक है,
वही बात है यहाँ पे। ऑब्वियसली डॉग का ही बनेगा, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ दी विल सी डॉग। वही बॉल बोल रहा है जो डॉग का हम इमेज हमारे बनेगा, कैट का नहीं बनेगा, नॉट कैट। नाउ इफ यू थिंक ऑफ अलासिटिनस, एल अल्साटिनस, अल्साटिनस, अल्साटिनस जो होता है ना, ये डॉग का ही ये ब्रीड है। जैसे इसका नाम लेंगे तो डॉग का ही बनेगा ना, ठीक है। वी वी नो दैट वी आर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग जानते हैं कि हम उसके बारे में, कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर बॉडी हेयर। जैसे कि हम लोग मैमल्स बोलेंगे, तो मैमल्स बोलने पे क्या हमारे दिमाग में इमेज बनेगा, वही कि एनिमल्स ही आएगा जिसका एक्सटर्नल ईयर होगा, बॉडी पे हेयर होगा, यही सब होता है मैमल्स में, ठीक है। लाइकवाइज likewise in plant, if we try to talk of wheat, picture in each our mind will be wheat plant। अगर हम लोग wheat plant के बारे में बात करेंगे तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनेगा wheat plant का ही, राइस का तो नहीं बन जाएगा, नॉट राइस एनी अदर प्लांट, कोई दूसरा का नहीं बनेगा। हैंस दिस डॉग कैट्स मेमल wheat rice plant animal etc are convenient categories we use to study organism। this scientific term as category is taxa। यही सारे चीज को अलग अलग प्रकार से जो हम देखे हैं, जिसका जिसका इमेज बना है दिमाग में, सबको एक साथ हम अलग अलग टैक्सा बोल सकते हैं। साइंटिफिक टर्म है ये टैक्सा, टैक्सा होता है ये, समझ गया, वही है। Hence you must recognize the taxa by indicate their category by different level। plant also taxa, wheat is also taxa। देखो जैसे प्लांट हो गया, wheat हो गया, ये also taxa है, समझ आ गया। एनिमल, मैमल्स, डॉग और ऑल दीज आर ऑल taxa, ये सब क्या है, taxa है। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल। देखो, तो हम लोग जानते हैं कि डॉग क्या है, मैमल है, ठीक है। डॉग क्या मैमल है, अब मैमल क्या है, डॉग क्या है, मैमल, मैमल क्या है, एनिमल, ठीक है। तो देयर फोर मैमल, एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट एज टैक्सा डिफरेंट लेवल। तो इसीलिए रिप्रेजेंट टैक्सा होता है अलग अलग लेवल पे, टैक्सा डिफरेंट होता है अलग अलग लेवल पे, समझा गया, नहीं समझा, अलग अलग लेवल पे टैक्सा रिप्रेजेंट होगा, समझा गया। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब अलग अलग प्रकार के टैक्सा में ये क्लासीफाई होगा। दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, इसी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर सेल डेवलपमेंट, मतलब इसके इसके अंदर में बहुत सारा चीज़ आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, इलोंगेशन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल आएगा, उसका डेवलपमेंट आएगा, सब आएगा टैक्सोनॉमी के अंदर। एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत आएगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, process and ecological information organism are essential for the basis of modern taxonomic studies। अब जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, इसके अंडर में सारा सब कुछ पूरा डिटेल्स आएगा, सेल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, सब समझ गया। हैंस द कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस टू बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये सब क्या आता है, ये सब टैक्सोनॉमी के अंडर में आता है। कौन सा, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज
टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब ये सब कोई भी नया चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड particularly with reference their own use। देखो ह्यूमन बींग जितना भी है हमेशा से इसको इंटरेस्ट रहा है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ के बारे में जानने के लिए। वेरियस काइंड, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग पार्टिकुलर रेफरेंस पे जाके उसको ऑन यूज कर सके। जैसे कि बहुत सारा नया नया ऑर्गेनिज्म है, उसको किस तरीके से यूज किया जा सके। हम लोग को हमेशा से इसका क्या रहा है, इच्छा रहा, इंटरेस्ट रहा हम लोग को। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग needed to find the source of the basic need food, clothing and shelter, hence the earliest classification were based on the use of the various organism। तो हम लोग देखो, हम लोग जो इंसान होते हैं ना, मेन चीज़ हम लोग का होता है फूड। हम लोग देखो किसी को लाइफ में अगर फ्री का फूड मिले तो वो कुछ नहीं करना चाहेगा ज़िंदगी में। इंसान जो भी है, जो भी करता है वो खाने के लिए ही करता है। खाना, क्लोथिंग और शिल्टर, ये तीन चीज़, फूड, क्लोथिंग एंड शिल्टर के लिए ही कुछ करते हैं। तो यही हम लोग शुरू से ही लोभी होते हैं। लोभ समझ रहे हो ना, हम देखते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। वही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उससे भी क्लासिफिकेशन होता है। Human beings were the since long not only interested in knowing more about the different kind of organism or diversity, but also the relationship among them. This branch study is referred to as systematic। The word देखो, हम लोग जब इतना दिन से इंटरेस्टिंग हो रहा है जानने के लिए, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी, बट आल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। हम लोग अब जो है रिलेशनशिप भी जानते हैं कि किस तरीके से वो हम लोग को फायदे पहुंचा सकते हैं। ठीक है। द वर्ड सिस्टमेटिक इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। देखो याद रखना, सिस्टमेटिक ड्राइव किससे हुआ है, लैटिन वर्ड है ये, सिस्टमा से ड्राइव हुआ है। ठीक है। सिस्टमा विच मीन्स अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरे। देखो एग्जाम में आ जाएगा, तो इस वर्ड को लीनियस किससे यूज किया था, तो सिस्टमा नेचुरे लीनियस यूज किया था। एज अ लिटिल हिज पब्लिकेशन, मतलब जो बुक उसका पब्लिश हुआ था उसमें यूज किया था। ठीक है। द scope of systematic was later enlarged, including identification, nomenclature, and classification। Systematic take into account evolutionary relationship between organism। Systematic जो है ना, ये बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी में वर्क आता है। इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन जो हुआ था उसकी रिलेशनशिप है, कौन ऑर्गेनिज्म दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे दूसरे पे डिपेंड है, क्या उस बीच में रिलेशन है, वो सब हम लोग को पता होता। जैसे कि टाइगर हो गया और एक हिरन हो गया, फिर एक घास हो गया। तो घास टाइगर और हिरन में बहुत सारा रिलेशन है। वो प्रीडेटर का काम करेगा, फिर ये घास को खाएगा, हिरन को खाएगा, एनिमल। ये सब क्या है, एक दूसरे से इकोसिस्टम को या फिर इकोलॉजिकली बैलेंस रखता है। मान लो हिरन ना रहे तो घास का जनसंख्या बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो जब घास बढ़ जाएगा, हिरने नहीं है, तो फिर शेर क्या खाएगा, ठीक ना, शेर को खाने नहीं मिलेगा। तो हिरन को रहना भी ज़रूरी है और घास को रहना भी ज़रूरी है और शेर को रहना भी ज़रूरी है। मान लो शेर मर गया हिरन का, फिर तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा, पता चला शेर बहुत हो गया, मतलब ये हिरन बहुत हो गया। तो वही सब चीज़ है कि रिलेशनशिप आगे चल के कैसे काम होता है। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसका पार्ट 3 में देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थैंक यू एंड गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे हम ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे और इस वीडियो को मैं बेटर बनाने का कोशिश करूँगा।